हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप सभी? एकदम ठीक। कल हमने नंबर ऑफ डिजिट और क्लासिफिकेशन देखा था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हमने नंबर ऑफ डिजिट का पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन देखा कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये चीजें देख ली थी। रूट वाली भी संख्याओं को हमने दिखा दिया था कि अगर अगर हमको रूट 5 दिखाना है, तो अगर इस भुजा को रूट एम लेंगे और एक भुजा को 1 लेंगे, तो ये भुजा हो जाएगी रूट एम प्लस 1। यानी कि अगर हम मेरे प्यारे भाई बात करें कि अगर इसको हम 4 लेते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और अंडर रूट 5 हो जाएगा ये। अगर इसको हम 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाई। अगर इसको हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट 4। कोई दिक्कत? अंडर रूट 7 दिखाना हो तो इसको हम क्या ले लेंगे, तो इसको अगर हम ले लेंगे अंडर रूट 7 दिखाना है, तो 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अंडर रूट 7। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये बातें हमने कल कर ली थी। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। इससे मेरे प्यारे भाई, ये बातें हम कल कर चुके थे, बस रिवाइज करवा रहे थे। इसको नंबर लाइन पर दिखाने भी हम बता दिए थे कैसे हम इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। ठीक, किसी को कोई तकलीफ यहां तक तो बोलो। कोई तकलीफ किन्हीं को मेरे प्यारे भाई? कोई तकलीफ किन्हीं को? तो कोई तकलीफ नहीं। अब आगे चलते हैं। देखिए, हमने बोला था कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी दुनिया में नंबर हैं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, उन सबको हमने एक नाम दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग किए थे हमने, दो टुकड़े किए थे। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमने आपको बता दिया था, रियल नंबर भी हमने आपको बता दिया था कि जितने भी संख्या आप पढ़ोगे वो सभी रियल नंबर होंगे। ठीक, या फिर जिसको आप नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो वो रियल नंबर है। इसको हमने कहा था कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हो और वो निगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर है। इसमें हमने कुछ याद करने के लिए आपको कहा था, बस ये रिवाइज करवा रहे हैं कि -1 को बाबू अंडर रूट -1 को बाबू आयोटा कहते हैं। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का पावर 4 +1 होता है। ये सारी बातें हमने आपको याद करने के लिए कहा था। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। टोटल नंबर, पूरे दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर आयोटा होता है। तो अगर हम बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर दिखाने की बात आए तो a प्लस माइनस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिखता है। ये हो गया ए हमारा रियल नंबर है। ए हमारा रियल नंबर में ही कुछ जुड़ा या घटा होगा। ये बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी ये इमेजिनरी नंबर है। बी आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर है। बी आयोटा यानी कि मान लो 3 आयोटा, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना, आयोटा इमेजिनरी नंबर है। तो मान लो अगर कुछ ऐसा लिखा रहे तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर इसी को हम एक नाम दे दिए हैं कि a प्लस माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ए हमारा रियल नंबर है,
जो जो संख्या है, जो नंबर है वो रियल नंबर है, इधर वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। क्योंकि आयोटा इमेजिनरी होता है, तो इन दोनों को मिलाकर ही तुम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, मिलाओ या घटाओ, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस माइनस बी आयोटा। ये आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसमें आयोटा नहीं लगा होता है, जो नॉर्मल रहता है वो रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर जिसको हम, आप अभी तक जो संख्याएं पढ़ रहे हो वो सारी रियल नंबर है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस रियल नंबर ही जानना है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इसको जान लो बहुत है। ये कोई काम का नहीं, ये हम आपको बस नॉलेज के लिए बताए हैं, ये कोई काम का नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक। चलो, आपको सिर्फ रियल नंबर से पूछेगा, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लो। आओ अब आते हैं, हमने आपको रियल नंबर समझा दिया था। किसी को कोई दिक्कत था रियल नंबर में तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, अब मेरे प्यारे भाई रियल नंबर को भी बांटा गया। अब रियल नंबर पे बातें करेंगे तो रियल नंबर को भी डिवाइड किया गया, रियल नंबर को भी, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को भी डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्या को भी डिवाइड किया गया मेरे प्यारे भाई। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया। हमने वास्तविक संख्या अब पढ़ना चालू किया है, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है नंबर लाइन पर नंबर का, वो सारी बातें हमने कल कर लिया था, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एकदम कोर पर, यहां से क्वेश्चन पूछता है। वो जो हम कल का इंट्रोडक्शन बताए थे वो बेसिक था, वो समझने के लिए था, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक। वो सिर्फ समझने के लिए, अगर वो नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। वो था, अब वो इंट्रोडक्शन था, ये है। यहां से जरूर क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछता है, सुनो बढ़िया से। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर बता दिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन दो भाग बांटे गए? तो एक बने रेशनल नंबर, एक बने रेशनल नंबर। एकदम याद रखो, छोटी छोटी बातें हैं, 9वीं क्लास में पढ़े होंगे आप सभी ने। एक होते हैं इरेशनल नंबर, एक होते हैं रेशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। इनको हिंदी चाहिए तो हिंदी लिख लीजिए। इसका होता है परिमेय संख्या। एकदम आस्ते आस्ते धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ये होता है अपरिमेय संख्या, ठीक। ये होता है रेशनल नंबर, ये होता है इरेशनल नंबर। ये होता है परिमेय संख्या, ये होता है अपरिमेय संख्या। यानी कि रियल नंबर जितने भी अभी आपको बताए रियल नंबर, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला रियल रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या क्या है भाई, अपरिमेय संख्या क्या है वो देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लिखिएगा परिमेय संख्या का डिफिनेशन। वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में, वह संख्या जिसे हम p बटे q के फॉर्म में, p बटे q के फॉर्म में या रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को ध्यान रखिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में कहने का मतलब अंश बटे हर के रूप में, यानी कि इसको भी नहीं समझते हो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। भिन्न आप जानते होगे, नहीं जानते तो हम बताएंगे, शांत रहो।
सारी बातें होंगी, लेकिन अभी नहीं है, पहले ये करने दो। भिन्न जो होता है, भिन्न के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जिसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या वो सारी परिमेय संख्या होगी? कुछ कंडीशन होता है, परिमेय संख्या में कुछ कंडीशन होता है। आप जानते हो कि भिन्न का हर कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर भिन्न में कभी 0 नहीं होता। मैथमेटिक्स में हर 0 नहीं होता, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बात इतनी समझ में आई? क्यों नहीं होना चाहिए वो बताते हैं, एक सेकेंड। हर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मेरे प्यारे भाई, दूसरा कंडीशन P और Q, P और Q, P और Q दोनों, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या है वो सारी बातें हम करेंगे। पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक मेरे प्यारे भाई प्लस वाली जितनी भी संख्या है, निगेटिव वाली जितनी भी संख्या है और 0, इन तीनों को पूर्णांक कहते हैं। यानी जैसे हम बोले 1 2 3 ये सभी पूर्णांक हैं, -2 -3 -1 ये सभी क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक फ्रैक्शन में नहीं होता है, पूर्णांक फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, ये बातें लिख लो। पूर्णांक डेसिमल में नहीं होता है। अगर हम बात करें कि डेसिमल में पूर्णांक नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, फिर आपको हम बोले कि ये जो होता है मेरे प्यारे भाई, क्यूब रूट भी नहीं होता है। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट जो होता है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होता है, यानी कि जिसका पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है, जिसका पूरा पूरी क्यूब नहीं निकलता है, और जो फ्रैक्शन है, जो डेसिमल है, वो इंटीजर नहीं होते हैं। यानी कि बढ़िया सुनो, जिस फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता, डेसिमल इंटीजर नहीं होता, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो इंटीजर नहीं होता, नॉन परफेक्ट क्यूब वो इंटीजर नहीं होता, बाकी सब इंटीजर है। ठीक, ये बातें समझ लो। इसको हम फिर बारीकी से बताएंगे अगले इसको बताने के बाद बताएंगे, क्योंकि फिर हम बांटेंगे इंटीजर को भी ना। तो अगर इतना अभी समझ में आ गया है तो ठीक है कि इंटीजर जो होते हैं +1 +2 +3 +4 ऐसे करते करते -2 -3 ऐसे करते करते 0। ठीक, अगर कोई बोले क्या ये इंटीजर है 1/2, तो नहीं, ये इंटीजर नहीं है। 2/3 इंटीजर है तो नहीं, ये 2/3 इंटीजर नहीं है। 0.4 इंटीजर है नहीं, 7.2 नहीं। अगर हम बोले √2 इंटीजर है तो नहीं, √3 है तो नहीं, √8 है तो नहीं, √4 है तो कहोगे हाँ √4 होगा, क्योंकि √4 का मतलब 2, तो 2 इंटीजर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर रहे तो वो इंटीजर होता है, परफेक्ट क्यूब रहे तो वो इंटीजर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नॉट इंटीजर होता है, इंटीजर नहीं होता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? हमने अभी तक आपको बताया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो होते हैं। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर कहते हैं मेरे प्यारे भाई जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर के दायरे में आते हैं। रेशनल नंबर में मेरे प्यारे भाई हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। अगर भिन्न है तो भिन्न का हर तो 0 नहीं होता है, भिन्न का हर 0 नहीं होता है, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है मेरे प्यारे भाई कि P और Q दो अंश में जो संख्या रखी हुई है और हर में जो संख्या रखी हुई है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं हुआ है ना तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तीनों कंडीशन याद रखो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों संख्या अंश और हर P और Q अंश और हर, P और Q अंश और हर, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं? निगेटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, और 0 इंटीजर होता है।
लेकिन इंटीजर कौन नहीं होते, तो फ्रैक्शन वाली संख्या इंटीजर नहीं होती है, डेसिमल वाली संख्या इंटीजर नहीं होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर नहीं होती है, नॉन परफेक्ट क्यूब इंटीजर नहीं होती है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले कि परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर है तो हाँ, परफेक्ट स्क्वायर का पूरा पूरी वर्ग निकलता है, तो परफेक्ट स्क्वायर इज अ इंटीजर। अगर हम बोले नॉन परफेक्ट क्यूब इंटीजर है, परफेक्ट क्यूब, तो कहोगे हाँ, परफेक्ट क्यूब भी इंटीजर है। जैसे अगर हम बोले क्यूब रूट ऑफ 27, तो हाँ, इसका मतलब 3 होता है, 3 इंटीजर है, 3 इंटीजर, 3 थ्रू फ्रैक्शन है, 3 थ्रू डेसिमल है, 3 थ्रू 3 ओवर स्क्वायर है। ठीक, कहोगे हाँ जी सर, इतनी बातें तो एकदम बढ़िया से समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे भाई, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q जीरो नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। एग्जांपल अगर हम ले मेरे प्यारे भाई, तो बताइए 1 परिमेय संख्या है कि नहीं? कहोगे हाँ, 1 को हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं, 1 बटे 1 लिख सकते हैं। 1 को किसी भी संख्या के नीचे में 1 रखो, 1 रखो या फिर 1 नहीं रखो, बात एक ही है। तो नीचे में 1 रखो या 1 नहीं रखो, बात एक ही है, तो 1 हम रख लेते हैं। तो 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं। ये है P और ये है Q, ये है अंश, ये है हर। क्या Q जीरो है? पहले तो P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, क्या Q जीरो है? कहोगे नहीं सर, Q जीरो नहीं है, Q 1 है, Q जीरो नहीं है, Q 1 है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया सर। तीसरा, P और Q इंटीजर है, तो कहोगे हाँ जी सर, P और Q इंटीजर है, क्योंकि 1 इंटीजर होता है, 1 इंटीजर होता है, 1 इंटीजर होता है। ठीक, 1 इंटीजर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, 1 इंटीजर होता है, यानी ये एक परिमेय संख्या है, तो 1 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अगर हम बोले मेरे प्यारे भाई √3/2, ये बताओ कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो कहोगे मेरे प्यारे भाई कि ये रहा P, ये रहा Q, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख दिए। क्या Q पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? दूसरा कंडीशन, क्या Q जीरो नहीं है? तो हाँ जी, Q जीरो नहीं है, Q 2 है। जीरो कहाँ है? 2 है, Q जीरो नहीं है, Q 2 है। तीसरा कंडीशन मेरे प्यारे भाई, तीनों कंडीशन लगनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय है, यानी कि रेशनल है। देखो, तीसरा कंडीशन है कि √3 और √2 क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो 2 तो इंटीजर है, 2 इंटीजर है। क्या √3 इंटीजर है? तो नहीं, √3 नॉन परफेक्ट क्यूब है। हमने आपको अच्छे शब्दों में लिख के यहां रखा था कि नॉन परफेक्ट क्यूब इंटीजर नहीं होते। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर है ही नहीं, जब क्यू इंटीजर है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तीसरे नियम को ब्रेक करता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि √3/2 परिमेय संख्या नहीं है। क्या अब बातें सभी को समझ में आ गई? तो बोलो, अब बातें सभी को समझ में आई तो बोलो। अब बताओ, √2/4 ये जो लिखा हुआ है वो परिमेय है कि नहीं? तो कहोगे देखते हैं, ये P है, ये Q है, बटे के रूप में है, Q जीरो नहीं है। ठीक, लेकिन क्या दोनों इंटीजर है? तो नहीं, ये इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? अब रेशनल नंबर पहचान जाओगे। अच्छा मेरे प्यारे बताओ, प्यारे बाबू बताओ कि जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं? कहोगे कि सर जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तब भी जीरो आएगा। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये P है, ये Q है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, P/Q के रूप में तो लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। क्या Q जीरो है? तो नहीं सर, Q जीरो नहीं है, Q तो 1 है, Q जीरो नहीं है, Q तो 1 है। P ना जीरो है, तो P के बारे में हम कुछ बताए हैं कि P के जीरो नहीं होना चाहिए?
पी कुछ भी हो, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, पी और क्यू इंटीजर है? एक तो हमको इंटीजर लग रहा है, क्या 0 इंटीजर है? तो कहोगे हाँ जी, 0 भी इंटीजर है, 0 इंटीजर है, यानी कि 0 भी इंटीजर है, तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। अगर p और q दोनों इंटीजर है तो ये परिमेय संख्या होगी, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। बस ये डिफिनेशन समझो, डिफिनेशन अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन इस पर जो पूछेगा वो एकदम हल्का हो जाएगा आपके लिए। हमने बोला कि 3 कंडीशन है परिमेय संख्या को चेक करने का, कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर 0 होता है, ठीक, तो ये इंटीजर है, ठीक। इंटीजर के बारे में हम अच्छी तरीके से बात करेंगे, पहले इसको समझाने दो, ठीक। समझ गए सभी? कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, समस्या बताओ मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। चलो, एकदम बेसिक से धीरे धीरे बता रहे हैं। जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं है, दोनों इंटीजर है, p और q दोनों इंटीजर है, तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होगी। बोलो मेरे प्यारे भाई, बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। तो ये रहा परिमेय संख्या का कहानी कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। क्या सभी को परिमेय संख्या क्लियर है? चलो, अब आते हैं मेरे प्यारे भाई इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो वो सुनो, जो परिमेय संख्या है वो तो परिमेय संख्या है ही, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, सीधा बात। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। हमने क्या बोला? अब आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर है मेरे प्यारे भाई, जो परिमेय संख्या नहीं है वो इरेशनल नंबर है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। टोटल संख्या मान लेते हैं रियल नंबर, टोटल रियल नंबर है, रियल नंबर को दो भागों में बांटे हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं, समझ गए? लेकिन इसका डिफिनेशन क्या बोले? तो जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं दिखा सकते, रूप में नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सके, वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल। अगर दिखा ही नहीं सकते हैं तो कंडीशन यहां लगेगा ही नहीं, कोई कंडीशन। यानी कि सीधा समझो कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जैसे हमने बोला था कि √3 क्या है, तो √3 परिमेय नहीं है, तो अगर √3 परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय है, यानी ये इरेशनल नंबर है। यानी कि हमने आपको बोला था कि जितने भी, यहां लिख लो, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिसका पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है, नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब, ये जितने भी हैं ये सारे क्या है? कहोगे ये सारे हैं सर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। यानी कि ये सर परिमेय संख्या नहीं होता है, जो परिमेय संख्या नहीं है ये इरेशनल नंबर है। अगर हम बोले √3/2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो कहोगे कि ये परिमेय संख्या तो नहीं है, p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, q 0 नहीं है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आया? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है, बस उल्टा याद रखो, ठीक। जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अब कंडीशन तो समझ में आ गया। इसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये परिमेय नहीं ना है मेरे प्यारे भाई। ये अगर ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा,
ये देखो परी में क्या होता है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर है ही नहीं, ये भी, ये इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं ना है, क्यूब रूट नॉन परफेक्ट क्यूब इंटीजर नहीं होता है। ठीक, यहां तक किसी को डाउट? तो कोई डाउट नहीं सर। चलो, रेशनल इरेशनल आप समझ गए। तो एक क्वेश्चन करिएगा, इससे एक क्वेश्चन करिएगा। बताइएगा मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर में से अगर हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, रियल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटा दें तो क्या मिलेगा? क्या हमको इरेशनल नंबर मिलेंगे? तो नहीं, क्योंकि आप जानते हो टोटल है रियल नंबर, रियल नंबर के दो भाग है, यानी कि रियल नंबर जो है, जो रियल नंबर है वो मिलकर बना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। इन दोनों से रियल नंबर मिलकर बना है, रियल नंबर मिलकर बना है, क्योंकि रियल नंबर के ही ना दो टुकड़े किए थे, तो रियल नंबर इन दोनों से मिलकर बना है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम रियल नंबर में से इरेशनल नंबर को निकाल दें, मान लो ये हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक, और ये दोनों मिलकर बना हुआ ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये टोटल रियल नंबर है, टोटल रियल नंबर है, और ये आधा इरेशनल है आधा रेशनल है। ठीक, ये रियल नंबर है टोटल गोला, स्फेयर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इस केस में, और आधा रियल है आधा आधा रेशनल है आधा इरेशनल है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम रियल नंबर में से इरेशनल नंबर हटा दें, इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें मेरे प्यारे भाई, इसको हम हटा दें, रेशनल नंबर को हम हटा दें, रेशनल नंबर को हम हटा दें, रियल नंबर में से ही रेशनल नंबर को हम हटा दिए, तो क्या बच गया? तो रेशनल नंबर बच गया। रियल नंबर में से इरेशनल नंबर के पार्ट को हम घटा देंगे तो हमारा रेशनल नंबर बच जाएगा, रेशनल नंबर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यहां से भी देखो, रियल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाएंगे तो रेशनल नंबर बचेगा, या फिर को रियल नंबर में से रेशनल नंबर घटाएंगे तो इरेशनल नंबर बचेगा। समझ गए हो ना? तो इस चीज को याद रखना कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर, और जो रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। चलो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगर इरेशनल नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर अगर हमसे पूछे सर, इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर में से रेशनल नंबर घटा देंगे, रेशनल नंबर घटा देंगे तो वो हमको इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। रेशनल नंबर क्या है? ये मैथमेटिकल टर्म बता रहे हैं, रियल नंबर में से अगर हम इरेशनल नंबर घटा देंगे तो हमको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ये तीनों को लर्न कर लो मेरे प्यारे भाई, तीनों को लर्न कर लो, समझ लो। ठीक, बात वही है, हमने बस बांटा है रेशनल रियल नंबर को दो भागों में, रेशनल और इरेशनल, यही से हम निकाले हैं कि रियल नंबर को बांटते हैं दो भागों में। अगर आता है आपको इधर से उधर ले जाना तो आप समझ जाओगे
कि रियल नंबर टोटल है, उसमें से हम रेशनल नंबर घटा दिए तो बच गया सिर्फ इरेशनल नंबर। रियल नंबर टोटल है, उसमें से अगर हम इरेशनल नंबर घटा दिए तो बच गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर घटा दिए तो बच गया इरेशनल नंबर। ये बातें आप जानते होंगे। चलो, ये क्वेश्चन था एकदम इजी बच्चों वाला। ऐसे ही क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, ये ज्यादा भारी नहीं है, बस अगर आपको डिफिनेशन मालूम है तो आप इसको कर दो, क्योंकि इसमें डिफिनेशन वाले ही चीजें आती है। डिफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि इसमें और पूछना है ही नहीं, डिफिनेशन से ही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कोई नंबर देगा, बताओ कि इनमें से कौन सा रियल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, जो मन सो पूछ देगा। ठीक, सारी बातें क्लियर होंगी। चलो अब देखो हमने क्या किया, रेशनल नंबर रियल नंबर को हमने रेशनल और इरेशनल बताए, हमने दोनों आपको समझाया। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब कुछ और मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाई रियल नंबर है ना, तो एक बार और इसको बांटो, एक बार और इसको बांटो, इसको एक बार और बांटा गया, एक बार और इसे बांटा गया, रियल नंबर को एक बार और बांटा गया। हमने पहली बार रियल नंबर को बांटा रेशनल और इरेशनल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहली बार बांटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद फिर हमने इसको फिर बांटा, दोबारा बांटा रियल नंबर को, फिर दोबारा बांटा। तो एक बार हमने बांटा इंटीजर और दूसरी बार में हम लिखा डेसिमल। डेसिमल नंबर, इस पर भी चर्चाएं होंगी, ध्यान से सुनो, दोनों पर बारीकी से होगा। एक भी कंसेप्ट अगर हम छोड़े तो आप बोलिएगा कि सर आप हमको धोखा दे दिए, आप हमको नहीं पढ़ा पाए। एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा ना कि 250 प्लस, हम तो बोलते हैं कि नंबर सिस्टम के हर एक टॉपिक में 250 क्वेश्चन जाएगा, समझे? नंबर और डिजिट में 50 क्वेश्चन गया था ना जी, एकदम छोटा टॉपिक था, नंबर बीच में 50 क्वेश्चन गया था, इसमें तो उससे क्या जाएगा। बढ़िया सुनो, पहले रियल नंबर को हमने इंटीजर और डेसिमल में बांटा। रियल नंबर जो जितने भी हैं उनको हमने इंटीजर और डेसिमल में, वो कंसेप्ट छोड़ दो। हमने पहली बार रियल नंबर को बांटा रेशनल इरेशनल, अब हम बांट रहे हैं इंटीजर डेसिमल। ठीक, चलो इंटीजर क्या होते हैं, देखो मेरे प्यारे, देखो मेरे प्यारे, इंटीजर हालांकि हम आपको बता चुके हैं, फिर समझो। हमने आपको नंबर लाइन बताया था ना, नंबर लाइन, बीच में जीरो, जीरो के अगर राइट साइड जाओगे तो 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव संख्याएं हैं। जीरो के अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो सारी नेगेटिव संख्याएं हैं। जो संख्या आपको इस नंबर लाइन पर दिख रहा है बिना कुछ किए हुए, जिस संख्या को आप इस नंबर लाइन पर देख रहे हो बिना कुछ किए हुए, वही इंटीजर है। 3 इंटीजर माइनस का, -2 इंटीजर, -1 इंटीजर, 0 इंटीजर, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर। तो सर फ्रैक्शन भी तो यहाँ पर है, तो मेरे प्यारे भाई डेसिमल भी तो है। तो प्यारे भाई फ्रैक्शन और डेसिमल को तो हम यहाँ दिखाते हैं, इन दो नंबर के बीच में, बीच में दिखाते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल, यहाँ ना दिखाते हैं फ्रैक्शन डेसिमल। तो हाँ जी सर, तो फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर नहीं होते हैं। जो आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं 1 2, जो एक एक के गैप पर आ रहे हैं, जो संख्या 1 1 के गैप पे आ रहे हैं, 1 1 के गैप पे आ रहे हैं, गैप पर आ रहे हैं, जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक के गैप है, तो जो संख्या एक एक के गैप पर आ रहे हैं वही इंटीजर है। ठीक, 0 से 1 कम करोगे -1, 0 से -1 से 1 कम करोगे -2, -2 से 1 कम करोगे -3, ऐसे जो जो संख्याएं आ रही है वो इंटीजर है। समझ गए? एक एक के गैप पर आने वाली संख्याएं इंटीजर है। ठीक, कोई दिक्कत? फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता, कोई दिक्कत यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताइए तो। हमने आपको बता दिया
कि इंटीजर जो भी होते हैं पॉजिटिव वाली संख्या भी होती है, निगेटिव वाली संख्या भी होती है और जीरो, ये तीनों जहां भी हो वो इंटीजर होते हैं, ठीक। और जो जो एक एक के गैप पर आ रहा है, जैसे जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, 18, 19, 20, -18, -19, -20, ऐसी संख्याएं क्या है, इंटीजर हैं, ठीक। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। इस इंटीजर को भी डिवाइड किया गया 5 टाइप में, इस इंटीजर को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहली भाग मेरे प्यारे भाई, करते हैं इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो पूछो। ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ये इंटीजर है, ठीक। फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है, डेसिमल भी नहीं होता है, नॉन परफेक्ट क्यूब भी नहीं होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है। अब इस इंटीजर को मेरे प्यारे भाई पहला भाग बांटा गया, फर्स्ट पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से फर्स्ट पार्ट है? तो फर्स्ट पार्ट है मेरे प्यारे भाई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा बांटा गया मेरे प्यारे भाई निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नंबर, या फिर निगेटिव इंटीजर ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव इंटीजर ही लिखो, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसको ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक। तीसरा बांटा गया निगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा बांटा गया नॉन निगेटिव इंटीजर, गैर ऋणात्मक संख्या या फिर पूर्णांक, गैर ऋणात्मक संख्या की गैर ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा बांटा गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पांचवा बांटा गया जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक या फिर शून्य संख्या, पूर्णांक। अब यहाँ संख्या लिखे हैं, पूर्णांक भी होता है, संख्या लिखे हैं, पूर्णांक लिखा होगा, संख्या है, पूर्णांक लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, ये 5 टाइप के इंटीजर को बांटा गया है। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, तीसरा नॉन निगेटिव इंटीजर, चौथा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पांचवा जीरो इंटीजर। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, गैर धनात्मक संख्या, गैर ऋणात्मक संख्या, जीरो जीरो पूर्णांक, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें तो बोलो, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कौन क्या है तो वो सुन लो। डेसिमल को थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं, पहले इसको समझ लो तब डेसिमल बताएंगे, ठीक। देखो पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आएंगे? सारे पॉजिटिव वाली संख्या आएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जितनी पॉजिटिव संख्या है वो सारी पॉजिटिव इंटीजर में आएगी। अगर हम बोले कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 है तो हाँ है, 18 है तो हाँ है, जितनी भी पॉजिटिव संख्या है वो सारी पॉजिटिव इंटीजर में आती है। अगर हम बोले कि निगेटिव इंटीजर में कौन आएगा, तो जितने भी निगेटिव संख्या है, जैसे -1 -2 -3, ऐसे करते करते जितने भी निगेटिव संख्या है वो सारे निगेटिव इंटीजर में आएंगी, ठीक। अगर हम बोले कि नॉन निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई पहले ये जीरो समझ लो, जीरो इंटीजर किसको कहते हैं, तो जीरो इंटीजर मेरे प्यारे भाई जीरो को कहते हैं। बस जीरो जो होता है वो जीरो इंटीजर होता है और कुछ नहीं है, जीरो इंटीजर जीरो होता है, ठीक। अब आते हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो निगेटिव नहीं हो, इसका मतलब जो पॉजिटिव हो, जो निगेटिव नहीं हो, नॉन निगेटिव इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो, गैर ऋणात्मक संख्या जो
ऋणात्मक नहीं हो, गैर ऋणात्मक जो पॉजिटिव हो, जो ऋणात्मक नहीं हो, यानी कि 0 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं। ठीक, तो अच्छा मेरे प्यारे भाई बताओ तो क्या 0 निगेटिव होता है? क्योंकि नहीं सर 0 निगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको इसमें रखेंगे। अगर 0 निगेटिव नहीं है तो वो इसमें आएगा, गैर ऋणात्मक यानी कि जो निगेटिव नहीं हो, नॉन निगेटिव जो निगेटिव नहीं हो, तो 0 निगेटिव नहीं है, 0 इसमें आएगा, 0 इसमें आएगा, समझ में आया? 0 इसमें आएगा। अगर हम बोले नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जो पॉजिटिव नहीं हो, यानी कि निगेटिव वाली संख्या, निगेटिव वाली जितनी संख्या है वो भी आएगा, -1 -2 -3। अब यहाँ भी देखो 0 आ गया, तो 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये हम तो बता चुके थे कल की क्लासों में कि ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो 0 इसमें आएगा। ठीक, तो अगर 0 -1 -2 -3 है तो गैर धनात्मक संख्या है, जो धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, जो धनात्मक नहीं है ऋणात्मक है। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है तो बोलो। पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 करके इनफाइनाइट तक है, निगेटिव इंटीजर -1 -2 करके है, माइनस वाली जितनी भी संख्या है वो निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव यानी कि जो निगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है, जितनी ही पॉजिटिव संख्या है वो भी। लेकिन एक बात और सुनो, 0 इसमें ऐड हो जाता है, नॉन निगेटिव में भी 0 ऐड होता है, नॉन पॉजिटिव में भी 0 ऐड होता है, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक, 0 इंटीजर 0 को कहते हैं, 0 एक स्पेशल इंटीजर होता है, 0 को एक 0 इंटीजर भी कहते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब आते हैं डेसिमल पर। इसको मिटा ही देते हैं, डेसिमल बताते हैं हम। हमने इंटीजर बता दिया, इंटीजर के 5 इंटीजर कौन कौन होते हैं? 0 पॉजिटिव नेगेटिव संख्या इंटीजर होती है। इंटीजर कितने टाइप हैं? तो इंटीजर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या, 0, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक, कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी हम बातें हम लिख चुके थे। ठीक, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं डेसिमल पर। देखो डेसिमल, इसको बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। दशमलव क्या क्या है? जैसे 0.2 0.4 1.7 -1.4 6.7 -6.7 ये सभी संख्याएं डेसिमल है। ठीक, ये सभी संख्याएं डेसिमल है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इस दशमलव को ही डिवाइड किया गया है, दशमलव को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस दशमलव को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, दशमलव को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल क्या होते हैं ये सारी बातें हम बताएंगे। डेसिमल को भी 2 भागों में बांटा गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? ये इसका नाम होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव ये है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक, शांत और अशांत। चलो शांत किसको कहते हैं? तो शांत दशमलव मेरे प्यारे भाई वैसे दशमलव को कहते हैं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके समाप्त हो जाए। वैसा दशमलव
जो कुछ अंकों के बाद जाके टर्मिनेट हो जाए, कट जाए। जैसे मान लो हमने लिखा 0.24, दशमलव के 2 अंकों के बाद ये खत्म हो गया, दशमलव के 2 अंकों के बाद ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 4.97, ये 2 अंकों के बाद ये भी खत्म हो गया, दशमलव के 3 अंकों के बाद खत्म हुआ है। ठीक, दशमलव के 3 अंकों के बाद खत्म हुआ है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी दशमलव के 4 अंकों के बाद खत्म हुआ है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी कि जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके खत्म हो जाए उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी कि जो संख्या या दो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके खत्म हो जाए तो वो शांत दशमलव होता है। यानी कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके वो खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं 5 को 45 से भाग दो, सॉरी 46 से भाग दो, तो 5 एकम 5 पन्नमा 45, 1.05 ये टर्मिनेट हो गया, दशमलव के 1 अंक के बाद ये टर्मिनेट हो गया, कट गया। यानी कि ये अब इससे ज्यादा अब ये नहीं हो सकता। यानी कि 9.2 ये भी कौन सी संख्या है, तो कहोगे ये भी शांत दशमलव है। दशमलव के 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक कुछ अंकों के बाद ये खत्म हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरे प्यारे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानेंगे कैसे कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो एक बात समझो, अगर हम लिखते हैं कि तुम ही बताओ कि जो हम लिखे हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 9.4 टर्मिनेटिंग है कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर 9.4 टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये दशमलव के 1 अंकों के बाद समाप्त हो चुका है। अच्छा 9.4 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 9/4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। अच्छा आप कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लो, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लो। अगर हम इसी को लिखते हैं 7.497, अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना तो दशमलव हटाओगे तो 100 बन जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 94747 यानी हर में 10 आएगा, 10 की पावर 1 आएगा, 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर 3 आएगा। ठीक, यानी कि 10 की कोई पावर आएगी हर में। समझ गए, कोई भी शांत दशमलव ले लो, कोई भी आप शांत दशमलव ले लो, यहाँ से कोई भी शांत दशमलव ले लो, उसके हर में 10 की कोई पावर आएगी ही आएगी। ठीक, पहचानने का तरीका लिखाते हैं, पहले ये समझ गए। अब देखो हमने क्या बोला, कैसे पहचानेंगे। आपने क्या जाना कि अगर कोई शांत दशमलव है तो उसके हर में डिनोमिनेटर में 10 की कोई ना कोई पावर आएगी ही आएगी। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेरे प्यारे भाई बताओ ये शांत है कि नहीं, क्योंकि हाँ सर इतने अंकों के बाद जाके ये खत्म हो चुका है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये शांत है, कुछ अंकों के बाद जाके ये खत्म हो गया है। इसको भिन्न में बदलो तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार का 1 2 3 4 5 6 7 की 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसके हर में 10 की कुछ ना कुछ पावर आई। अगर ये शांत दशमलव है तो इसके हर में 10 की कुछ ना कुछ पावर आई होगी। तो अगर शांत दशमलव है, अगर कोई संख्या शांत दशमलव है, अगर लिख लो क्वेश्चन, सॉरी नोट कर, अगर कोई नंबर शांत दशमलव है तो उसके डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर में में 10 की पावर 2 10 की पावर 3 या फिर 10 की पावर n होगा। फिर 10 या 10 की कोई पावर होगा, 10 या 10 की कोई पावर होगा, 10 या 10 की कोई पावर
होगा। ध्यान से सुनो, अगर कोई 7 दशमलव लिखा हुआ है, अगर आपको डेसिमल के रूप में लिख कर दे दे तो आप पहचान ही लोगे कि वो शांत है, क्योंकि वो कुछ अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल के कुछ अंकों के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में दे दे, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में दे दे और आपसे पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा शांत दशमलव है, तो क्या कहोगे? अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि वो शांत है या अशांत है, तो आप क्या करोगे? हर को 10 की पावर देखोगे कि अगर हर में 10 की पावर है तो वो संख्या शांत होगी, अगर 10 की पावर नहीं है तो वो शांत नहीं होगी। ठीक, साफ बात, सीधम साफ बात है कि अगर 10 की पावर होगी हर में डिनोमिनेटर में तो वो शांत होगा, अगर नहीं होगा तो वो शांत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें 2/10, क्या ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो क्या ये शांत है? तो हो गया हाँ जी सर, 10 की पावर है हर में। अगर हम बोले मेरे प्यारे भाई 2/3 इंटू 10, आप बताओ ये शांत है? तो कहोगे 10 है, लेकिन 3 क्या, 3 नहीं ना, 3 भी ना है, 3 का कोई काम ही नहीं है। यानी केवल और केवल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए हर में, केवल और केवल 10 होना चाहिए हर में, केवल और केवल 10, 10 के अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, अगर कोई संख्या शांत है तो उसके हर में केवल 10 और 10 होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अच्छा मेरे भाई बताओ भाई कि 10 कैसे बना है? तो 10 2 और 5 से गुना होकर बना है। यानी अगर हम बोले कि 10 कैसे बना है, तो 10 क्या है? 10 है 2 और 5 का मल्टीप्लाई। कि अगर ऐसा भी आपको मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है कि मेरे प्यारे भाई कि अगर अगर कोई संख्या शांत है, दशमलव है तो उसके हर में 2 की कोई पावर होगी या फिर 5 की पावर कोई होगी। ठीक, ध्यान सुनो, 2 की कोई पावर होगी या 5 की कोई पावर होगी, या फिर 2 की कोई पावर होगी या फिर 5 की कोई पावर होगी। समझ गए? या तो सेपरेट 5 की कोई पावर होगी या फिर 2 की कोई पावर होगी या फिर 2 की कोई पावर होगी और 5 की कोई पावर होगी गुना में। ठीक, क्योंकि यही 10 बनाते हैं। इसके अलावा होगी तो वह शांत दशमलव होगा। ये बात नहीं समझो। देखो, इसको रफ करते हैं अभी। देखो, अगर कोई संख्या शांत है तो उसके पावर, मान लो कि कोई नंबर शांत है तो उसके हर में 2 की कोई पावर होनी चाहिए या फिर 5 की कोई पावर होनी चाहिए या फिर 2 और 5 के मल्टीपल की कोई पावर होनी चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। शांत दशमलव। ठीक, अगर किसी के हर में 2 की कोई पावर हो, 5 की कोई पावर हो और 2 की कोई पावर और 5 की पावर मल्टीप्लाई में हो, तभी वो शांत होगी। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर हम एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए? 10 हर में चाहिए। फर्स्ट वाले डेफिनेशन समझो, 10 हर में चाहिए। 10 कैसे बनेगा? 2 और 5 का मल्टीपल से 10 बनेगा। अगर हम पूछते हैं 4/2 क्या ये शांत है? 4/2 क्या ये शांत है? तो कहोगे हाँ जी सर, 4/2 एक शांत नंबर है, क्योंकि हर में 2 की 1 पावर आ रही है, 2 की 1 पावर आ रही है। तो यहाँ सर 10 तो नहीं बना। तो अच्छा मेरे प्यारे भाई, 2 की 1 पावर है और ये 1 से गुना है ना। 2 को किसी से भी गुना करो 2 ही आएगा, 2 को 1 से गुना करो तो 2 ही आएगा। और 1 को क्या आप 5 की पावर 0 नहीं लिख सकते हो? 1 को आप 5 की पावर 0 नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ हम 5 की पावर 0 लिख दें।
क्या ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आ गई? 2 की पावर n और 5 की पावर m आ गई, तो हो गया हाँ सर ये फॉर्म आ गई। तो अगर ये फॉर्म आ गई है तो ये 7 दशमलव होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक, यहाँ भी मेरे प्यारे भाई यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ भी 2 की पावर 0, यहाँ जहाँ 2 नहीं है, जहाँ 5 नहीं है वहाँ 2 की पावर 0 कर दो, 5 की पावर 0 कर दो। यानी जो संख्या 2 की पावर n हर में और 5 की पावर n हर में, या फिर 2 की पावर n गुना 5 की पावर n हर में हो, तो वो संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। बस इतनी बात क्लियर है? तो हाँ जी सर क्लियर है। देखो अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछ ले प्यारे भाई कि 5 की पावर 125 75 की 76 की पावर 125, 76/125, 76/125, क्या ये शांत है? तो कैसे पहचानोगे? ऊपर वाले को तो देखना ही नहीं है, नीचे वाले को देखो, हर को देखो। अगर हर 2 की पावर हो, 5 की पावर हो कोई, या फिर 2 गुने 5 की कोई पावर हो, क्योंकि 10 तभी बनेगा जब 2 की कोई पावर हो, 5 की कोई पावर हो और 2 इंटू 5 की कोई पावर हो, तभी 10 बनेगा। और 10 अगर हर में है तो वो संख्या शांत होगी। तो अगर हम इसको देखें तो 76/125 क्या है? 5 की पावर 3 हमने आपको लिखवाया था, 5 की पावर 3 125 है। तो क्या 5 की पावर आ गई? तो आपको 5 की पावर खाली जैसी दिख जाए तो शांत होगा। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो देखो 76/5 की पावर 3 इंटू 1 है, तो कुछ नहीं, तो 2 की पावर 0 है। याद करो 5 इंटू 2 की पावर 0 10 बन गया। 5 की कोई पावर है और 2 की कोई पावर है तो 10 बन गया, 10 बन गया। अगर 10 है तो वो शांत है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टीडी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ में आ गई बातें? तो हाँ जी सर यहाँ तक बातें हम समझ में आ गया। ठीक, चलो या फिर सिंपली 2 की पावर मिले, या फिर नीचे 5 की पावर मिले, या फिर मल्टीप्लाई में मिले जाए। जैसे देखो कोई नंबर है बटे 32, क्या ये शांत है या नहीं? आपको क्वेश्चन देगा कि ये शांत है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? n/32 को हम 2 की पावर 5 लिखते हैं, ये 2 की पावर की n है, 2 की पावर n है, तो 2 की पावर हर में n है, 2 की पावर हर में n है, 2 की पावर हर में n है, तो वो संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। ठीक, तो संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब एक नए कंसेप्ट समझो। एक बात हमें बताओ, नोट करके एक बात बताना, यहाँ तक तो समझ गए कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग? जिस संख्या की पावर 2 पावर 2n, जिस संख्या के हर में 2n हो, 2 की कोई पावर हो, 5 की कोई पावर हो, या फिर 2 गुने 5 की कोई पावर हो, तो वो संख्या टर्मिनेटिंग है। अगर इस फॉर्म में ना दे तो इस फॉर्म में देगा कि अगर किसी संख्या के हर में 10 की कोई पावर हो, 10 की कोई पावर, 10 की कोई पावर भी हो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की कोई भी पावर हो, तो भी वो संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि 10 बना ही है 2 और 5 से। 10 किससे बना है? कहोगे 2 और 5 से मिलकर 10 बना है। ठीक, 2 और 5 से मिलकर 10 बना है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमको ये बताओ कि अगर हम 4/10 लिखते हैं तो 10 डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? इस संख्या में डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? तो इसको हम सर 0.4 लिख सकते हैं, इसको हम 0.4 लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद एक अंक है। अगर हम पूछें कि 4/10 में डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो कहोगे 4/10 में डेसिमल के बाद एक अंक है। अगर हम बोले कि 5/100 में डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो कहोगे 2 अंक है। अगर हम बोले 9/1000 में डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो कहोगे 3 अंक है। डेसिमल के बाद देखो 3 अंक है, 1 2 3, 2 अंक देखो 1 2 1। यानी कि आप कुछ गौर कर रहे हो
जितने भी 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10⁻1, इसको हम लिख सकते हैं 5/10⁻2, इसको हम लिख सकते हैं 9/10⁻3। यानी जितने भी 10 की पावर होगी दशमलव के बाद उतना ही अंक होगा, जितने 10 की पावर होंगी उतना ही दशमलव के बाद उतना ही अंक होगा। जैसे यहाँ 10 की पावर 2 था, दशमलव के बाद 2 अंक था, 10 की पावर 3 है, दशमलव के बाद 3 है। हाँ, कोई दिक्कत? यदि हम नोट करके लिख सकते हो आप कि अगर दशमलव के अगर दशमलव के बाद अंक पता करना है तो हर में 10 की कोई पावर देखो, 10 की कोई पावर, यानी कि अगर 10 की पावर n हो, कि अगर 10 की पावर n हो तो दशमलव के बाद n अंक होगा। ठीक, इसको नोट कर लो। 10 की कोई पावर है तो दशमलव के बाद n अंक होगा। जैसे 10 की पावर n है तो दशमलव के बाद n अंक होगा। अगर कोई संख्या में 10 की पावर n हो तो दशमलव के बाद n अंक होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको रफ कर दें, हाँ रफ कर दीजिए। अगर कोई संख्या 10 की कोई पावर हो तो उतने ही दशमलव के बाद अंक होगा। जैसे अगर हम बोले ये संख्या है कोई, इसमें 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अगर हम बोले 10 की पावर 6, इसका मतलब इस संख्या में दशमलव के बाद 6 अंक होंगे। ठीक, 6 अंक होंगे, यानी दशमलव के बाद जितने भी 10 की पावर जितने भी होंगे दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। ठीक, अगर हम बोले 10 की पावर 7 है तो इसका दशमलव के बाद 7 अंक होगा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जितने जितने दो और 5 होंगे उतने ही डेसिमल। जैसे देखो ये तो हो गया, समझ गए? कोई दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम बोले कि 4/2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, इसको हमको डेसिमल में बदलो। इसको हमको डेसिमल में बदल के बताओ। इसको आप कैसे डेसिमल में बदल सकते हो? आपको ये बातें तो मालूम होगी कि a की पावर n इंटू बी की पावर n होता है a इंटू बी की पावर n। ठीक, ये तो बातें मालूम होगी कि a की पावर n इंटू बी की पावर n होता है a इंटू बी की पावर n। ठीक, तो 2 की पावर 1 गुनी 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 4/। क्या हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n? तो नहीं सर, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि n आपका समान नहीं है। n आपका समान नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, n समान नहीं, समान बनाएंगे। अच्छा मेरे प्यारे भाई, किसकी कमी है? 5 2 है तो 2 भी 2 होना चाहिए। तो 2 को 2 करने के लिए 2 की पावर 1 से ऊपर गुना कर दो, 2 की पावर 1 से नीचे गुना कर दो। ठीक, देखो क्या हो जाएगा। ऊपर जब गुना करोगे तो 4 दूनी 8, नीचे क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो मेरे प्यारे भाई, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो गया, ये 8/10 की पावर n हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। कहोगे हाँ, और 10 की पावर 2 है यानी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। हो जाएंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो देखो फिर से समझो।
फिर से समझो, इस चीज को फिर से समझो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 7/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, और पूछे कि इस संख्या में बताओ कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद, इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो आप कहोगे कि चेक करते हैं कितने आएंगे। यहाँ देखो 10 बनना चाहिए थी, 10 बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 की पावर, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 करना होगा, तो इसको ऊपर नीचे 2 की पावर 1 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा मेरे प्यारे भाई 14, ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ये बन जाएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 14/a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर n, यानी कि 14/10 की पावर n, यानी 10 की पावर 3, सॉरी यहाँ 3 ना होगा, 3 ना, n3 ना है, यानी कि इस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। ठीक, हमने इतना करेंगे क्या, तो नहीं, 2 और 5 में जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी, 2 और 5 में, ध्यान से सुनो, इतना नहीं करना है, ध्यान, ये तो हम समझाने के लिए किए हैं, सुनो बढ़िया से, कि अगर इस संख्या में हमको पता करना हो कि नंबर में कितने दशमलव के कितने अंक बाद, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली चेक करोगे कि 2 और 5 में किसकी पावर सबसे ज्यादा है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। यहाँ देखो 5 की पावर सबसे ज्यादा है 3, दशमलव के बाद 3 अंक आए हैं। जैसे अगर हम पूछें कोई संख्या है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 में बताइए कि दशमलव के बाद इस संख्या में कितने अंक आएंगे, तो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 7, जितनी भी सबसे ज्यादा पावर होगी, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगा दशमलव के बाद उतने अंक आएंगे। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 7 है, सबसे ज्यादा पावर किसमें है, 5 में है, तो 5 में 7 अंक है, तो 7 अंक के बाद दशमलव आएंगे, यानी कि 2 और 5 का मैक्सिमम पावर देखो, जितना भी मैक्सिमम पावर होगा उतना ही दशमलव आएगा। ठीक, और 10 में तो सिंपल बता ही दिए। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो हमको यहाँ 10 बनाना होता है, तो इसको भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर तभी 10 बनेगा। ठीक, अगर हम इसमें 2 की पावर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 7, अब ये बन गया 10, और 10 की पावर 7 होगा, 10 की पावर मतलब 7 अंक आएगा। ठीक, पहली बात हमने बोला, अब इसको नोट करके लिख देते हैं, हमको फाइंड आउट करते हैं डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे। तो एक तरीका है कि अगर आपको 10 के टर्म में दे दे, तो जितना 10 की पावर होगा दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। लेकिन अगर 2 के टर्म में दे दे, 2 और 5 के टर्म में, क्योंकि 10 बनता है 2 और 5 से, तो अगर जितने भी 2 और 2n इंटू 5n की कोई पावर दे दे, और अगर 5m दे दे, पावर 2n इंटू 5n दे दे, अगर n बड़ा है m से, अगर n बड़ा है और m छोटा है, तो इस संख्या में दशमलव के बाद n अंक आएंगे, n अंक आएंगे। अगर n बड़ा है तो उतने ही अंक आएंगे, जितना n होगा उतना ही अंक आएगा। अगर इसी केस में m बड़ा है, इस बार m बड़ा है, 5 की पावर m बड़ा है, तो जितना बड़ा होगा, जिसकी पावर जितनी बड़ी होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे, m अंक आएंगे। ठीक, अगर 5 की पावर बड़ा है तो उतना अंक आएगा, 2 की पावर बड़ा है तो उतना ही अंक आएगा। ठीक, उनकी सीधे मैक्सिमम पावर आएगा, मैक्सिमम पावर जिसका भी होगा अंक उतना ही आएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल ले लो और इस टॉपिक को यही समाप्त करो। बताओ कि इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, सॉरी 5 की पावर है, इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो कहोगे कि
जिस भी संख्या की पावर मैक्सिमम होगी, जिस भी संख्या की पावर मैक्सिमम होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। तो 5 की पावर देखो 10 100 है, यहाँ 2 की पावर 7 है, तो मैक्सिमम 5 की पावर है, यानी दशमलव के बाद 100 अंक आएंगे, 100 अंक है। ठीक, ऐसा कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब यही है पूरा 7 दशमलव, ठीक, 7 दशमलव यही है। सात दशमलव यही है। चलो अब हमने क्या क्या जाना वो हम अब बताते हैं, सुनो। देखो हमने क्या पहचाना कि 7 दशमलव के बाद कितने अंक आने हैं, तो वो कैसे पता करेंगे? जितनी भी 10 की पावर होगी उतना ही दशमलव के बाद अंक आएगा। अगर 10 की पावर ना हो, 2 और 5 की पावर में हो, तो क्या करेंगे? तो जिस भी 2 और 5 की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही दशमलव के बाद अंक आएंगे। जैसे 2 की पावर अगर हम 7 लें और 2 की पावर 5 की पावर 8 लें, तो दशमलव के बाद 8 अंक आएंगे। 5 की पावर 8 है, क्योंकि इसको भी 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बातें हम टोटली यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक, तो आपका हम 7 दशमलव आज कंप्लीट कर दिए हैं, कल इससे आगे हम करेंगे। ठीक, चलो ऑल द वेरी बेस्ट।